चलिए भाई, अब ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर वे से आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हम फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं भाई। अभी सब कुछ प्रॉपर वे से आ रहा है भाई, ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके है, क्लियर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ पीछे वाला कोई भी डाउट है तो अपना डाउट ले लीजिए भाई और बताइए। मेरे को कुछ भी पूछना चाहते हो आप पीछे वाली क्लासों से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे, पार्ट नंबर 3 आर्टिकल नंबर 12 से 35 हम इनका क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बातें करेंगे, थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे किस पे, मौलिक अधिकारों पे, फंडामेंटल राइट्स पे। आर्टिकल्स वगैरह हम यहाँ पे पढ़ेंगे भाई, आर्टिकलों पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए भाई, उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ाएंगे कि सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर होंगी पीछे वाली। तो जैसे हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13, इन दो आर्टिकलों के बारे में अच्छे से जानेंगे। क्यों ये हमारे मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, क्यों ये प्रमुख आर्टिकल यहाँ पे हैं, तो इन सब की हम चर्चाएं करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं भाई, एक बार फटाफट से हम इसको ओपन कर लेते हैं। चलो भाई, तो बात करते हैं, यहाँ पे चर्चा करते हैं आर्टिकल नंबर 12 पे। हम थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी पहलुओं पे हम बात करेंगे यहाँ पे। तो आर्टिकल नंबर 12 आपको क्या कहता है, देखिए। आर्टिकल नंबर 12 ये किसके बारे में बताता है भाई, ये बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की। किसकी बात करता है भाई, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। किसके बारे में बताता है भाई, ये बताता है राज्य की परिभाषा। राज्य आने की, स्टेट मतलब नेशन, नेशन का मतलब किसकी बात करते हैं हम भाई, हम बात करते हैं राष्ट्र की। ठीक है जी, राज्य की परिभाषा। राज्य कैसे हो सकता है भाई, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ये एक सरकारी तंत्र होता है भाई। ये क्या होता है जी, ये एक सरकारी तंत्र होता है। सरकारी तंत्र को आप क्या बोल सकते हो भाई, राज्य बोल सकते हो। अब ध्यान से एक एक पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें, चर्चा करें, संघ की संसद और सरकार, क्या होगा भाई, संघ की संसद, संघ की संसद और सरकार भाई। ठीक है, संघ की संसद और सरकार होनी चाहिए भाई, क्लियर। अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, प्रांत के विधानमंडल और सरकार। प्रांत के प्रांत की विधानमंडल और
सरकार भाई, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार हो गया भाई आपका। और ठीक है जी, ये चीज हो गई। उसके बाद कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे जनसंख्या भाई। किसकी बात करें? जनसंख्या की। बात करें क्षेत्रफल की, तो ये कहता है कि भाई खुद की तो एक सरकार होनी चाहिए, ठीक है, खुद की जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, खुद का क्षेत्रफल होना चाहिए, खुद का ही क्या होना चाहिए भाई, परिवहन होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो खुद का क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हमारी खुद की हैं तो हम क्या कह सकते हैं भाई, खुद का ही नेटवर्क होना चाहिए। खुद का नेटवर्क होना चाहिए भाई। अगर ये चीजें हैं ना तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा राज्य। राज्य की परिभाषा वो कहलाता है भाई। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम किसकी, आर्टिकल नंबर 13 की। किसकी बात करते हैं भाई? आर्टिकल नंबर 13 की हम बात करते हैं भाई। ये उन कानूनों की बात करेंगे, संविधान के लागू होने से पहले के कानून। संविधान के संविधान के लागू होने से पहले के कानून भाई। संविधान से लागू होने के पहले के अधिकारों में नेगेटिव संशोधन नहीं कर सकते भाई। नकारात्मक 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 संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, संविधान के लागू होने से पहले के अधिकारों में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते भाई। क्या कहता है कि इनमें अगर संशोधन करना है ना तो वो कैसा होगा, सकारात्मक ही होगा, पॉजिटिव होगा भाई। कोई नकारात्मक चेंज इसके अंदर नहीं हो सकता। ठीक है जी, उसके बाद आगे आते हैं हम और बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32 की। इसकी अगर हम बात करें, इसकी अगर हम चर्चा करें, राज्य कोई ऐसा राज्य कोई ऐसा कानून नहीं
बना सकता। राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण हमारे मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों को नुकसान नुकसान पहुंचता हो तो वह कानून तो वह कानून तो वह कानून समाप्त हो जाएगा भाई। वह कानून समाप्त हो जाएगा। यह क्या कहता है कि भाई राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जिसके कारण हमारे मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचता हो, तो वह कानून क्या हो जाएगा, आर्टिकल 30 के आधार पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा भाई। ठीक है, और करेगा कौन उसको, सर करेगा सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 32 के तहत हम कहां पे जाएंगे जी, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और यह कानून क्या हो जाएगा भाई, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ाएं भाई, आपसे पूछा जा सकता है क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, क्या मौलिक अधिकारों में क्या मौलिक अधिकारों में क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो कुछ पॉइंटों की हम बात करेंगे भाई, जैसे शंकरी प्रसाद केस 1951, शंकरी प्रसाद केस 1951, इसमें कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है जी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े भाई, और एक व्यक्ति का आता है सज्जन सिंह केस, सज्जन सिंह सज्जन सिंह केस में भी क्या फैसला लिया गया भाई, केस में भी यही फैसला लिया गया कि इनके अंदर संशोधन किया जा सकता है, कि इनके अंदर संशोधन किया जा सकता है। अगला गोकुलनाथ केस, गोकुलनाथ गोकुलनाथ केस 1967, इसमें फैसला आया कि नो, नहीं,
51 में किया जा सकता है, 65 में किया जा सकता है, यानी कि शंकरी प्रसाद केस में किया जा सकता है भाई, सज्जन सिंह केस में भी किया जा सकता है। लेकिन जब गोकुलनाथ केस आता है ना, तो उसके अंदर क्या नहीं किया जा सकता, उसके अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता। क्लियर भाई यहां तक। अब चलिए चीजों को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ पॉइंटों की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे 24वां संविधान संशोधन, ठीक है भाई, इंदिरा गांधी के समय हुआ था 24वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी की सरकार में होता है 1971 में। 24वां संविधान संशोधन की हम बात करें भाई, चौबीसवां संविधान संशोधन कब हुआ जी सर? 1971 में हुआ था। 1971 इसमें कहा कि संविधान के अंदर, सॉरी, मौलिक अधिकारों के अंदर संशोधन किया जा सकता है। इंदिरा गांधी पीएम हुआ करती थी भाई उस टाइम पे। इंदिरा गांधी क्या हुआ करती थी? प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी भाई उस टाइम पे, ठीक है। और इसके अंदर आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया कि जरूरत पड़ने पर क्या किया जा सकता है भाई, इनमें पॉजिटिव संविधान संशोधन किया जा सकता है भाई। इनमें सकारात्मक चेंज किया जा सकता है भाई। क्लियर, ये कार्य किया गया भाई। उसके बाद केशवानंद भारती केस आया भाई, काफी बार आता है केशवानंद भारती केस, तो इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के हिसाब से। केशवानंद भारती केस कब आया जी? 1973 में आया जी। और इसी केस के अंदर क्या किया था भाई? प्रस्तावना में चेंज करने की बात की गई थी, ठीक है, चेंज किया जा सकता है भाई। और मिनर्वा मिल्स केस आया 1980 के अंदर, उन्होंने भी कहा कि आप यहां पे संशोधन कर सकते हो लेकिन मूल ढांचे के अंदर चेंज नहीं कर सकते। जो मूल ढांचा है इसका वो ऐसे ही रहेगा स्टेब्लिश्ड, उसके अंदर आप किसी भी प्रकार का चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो मूल ढांचे को छोड़कर बाकी सब में क्या कर सकते हो भाई? आप चेंज कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। ये पावर आपको यहां पे दी गई है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ाते हैं भाई चीजों को और आगे लेके चलेंगे। जैसे मिनर्वा मिल्स केस आता है 1980 के अंदर, लिख लीजिए भाई ये, और मिनर्वा मिल्स केस किसकी हम बात करेंगे भाई? हम बात करते हैं मिनर्वा मिल्स केस की हम बात करें भाई, 1980, ठीक है जी।
क्लियर भाई। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं और अब हम आते हैं मौलिक अधिकारों पे, फंडामेंटल राइट्स पे। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के जी। ठीक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक का, एजुकेशन का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के। 7वां हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब बचे कितने? 6। तो अब हम स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वलिटी की, हम बात करते हैं समानता की, हम बात करते हैं कि किस किस प्रकार से समानता हमें यहाँ पे प्राप्त होती, किस किस प्रकार से समानता का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। तो चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं। राइट टू इक्वलिटी के अधिकार। राइट टू इक्वलिटी का अधिकार बात करें हम यहां पे किसकी? समानता का अधिकार। ठीक है जी। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल नंबर 14 से 18। आर्टिकल 14 से 18। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 14 को आगे बढ़ा लेते हैं भाई। आर्टिकल नंबर 14 आपको क्या कहता है? सुनिए ध्यान से जी, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल नंबर 14 आपको क्या कहता है भाई? ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। किसकी बात करता है भाई? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। क्या कहता है भाई? ये आपको कहता है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष कैसे समानता है भाई? कानून के समक्ष कानून के समक्ष समानता भाई। ठीक है जी। और यहां पे हम बात करें, यह एक नकारात्मक अवधारणा है भाई। पहला पॉइंट लिख लीजिए, यह एक नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक किसकी साइड से भाई? स्टेट की साइड से, राज्य की साइड से नकारात्मक है भाई। वो अपने अनुसार कुछ नहीं कर सकते। उनको क्या करना पड़ेगा? उनको यहां पे संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा और जनता का ख्याल उनको रखना पड़ेगा भाई। और यहां पे बात करें विशेषाधिकार का न होना, इसके अंदर किसी भी प्रकार का क्या नहीं है भाई? विशेषाधिकार नहीं है। विशेषाधिकार क्या है भाई? विशेषाधिकार नहीं है। और आपसे पूछा जाए कहां से लिया गया? सर ये तो ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है भाई।
ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है। कहां से लिया गया है भाई? ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है। से लिया गया है भाई, ठीक है। और इसके अंदर विधिवेता AB डैसी, इसमें विधिवेता AB डैसी के कॉन्सेप्ट को देखा गया भाई, देखा गया, ठीक है जी। अब यहां पे हम बात करें ना भाई, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की दुनिया में ऊंच नीच किस धर्म के हो, किस जाति के हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी प्रकार से कोई आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून किसी भी प्रकार का आपके साथ भेदभाव नहीं करने वाला भाई। क्लियर यहां तक? अब आगे बढ़ाएं इनको थोड़ा सा और देखें आर्टिकल नंबर 15 के बारे में चर्चा कर लेते हैं भाई। चलिए आर्टिकल नंबर 15 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 50 की हम बात करते हैं भाई, चर्चाएं हम यहां पे कर देते हैं। तो ये क्या कहता है भाई? भेदभाव की मनाही। क्या कहता है जी? ये कहता है भेदभाव की मनाही, किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। ये क्या कहता है भाई? भेदभाव की भेदभाव की मनाही की हम बात करते हैं भाई, की हम चर्चा यहाँ पे करते हैं किस प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो देखिए भाई यहाँ पे कुछ मुख्य पहलू दिए गए इसके अंदर, जैसे जन्म स्थान, कहां पर इसका जन्म हुआ भाई, ठीक है। किस धर्म का है कोई फर्क नहीं पड़ता, बर्थ प्लेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस धर्म का है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मूल वंश क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। किस कास्ट का है कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी जाति का हो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, किस सेक्स का है कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सेक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इनके आधार पर जन्म स्थान, धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता भाई, ठीक है जी। इनके आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता भाई।
ठीक है, उसके बाद सुनिए ध्यान से, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं भाई। जैसे 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन कब हुआ भाई? यह हुआ 2005 के अंदर। कब हुआ भाई? 2005 के अंदर यह हुआ था। इसकी हम बात करें, इसके अंदर आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया। क्या किया गया भाई? आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया। अब सुनो ध्यान से, क्या क्या इसके अंदर प्रावधान किए गए। राज्य पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा संस्थानों में इनको आरक्षण देकर, ठीक है, राज्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों में विशेष प्रावधान देकर, विशेष प्रावधान देकर इनकी सहायता कर सकता है भाई, देकर इनकी सहायता कर सकता है। ठीक है जी, राज्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों में विशेष प्रावधान देकर इनकी सहायता कर सकता है भाई। ठीक है, राज्य का मतलब देश की बात की जा रही, नेशन की मदद की जा रही है भाई, राष्ट्र की बात यहां पे की जाती है। ठीक है जी, ठीक है। तो इस टाइम पे फिर एक केस आ जाता है भाई, अशोक कुमार ठाकुर। कौन सा केस आता है भाई? चलिए देखिए, इस टाइम पे पर एक केस आता है अशोक कुमार ठाकुर। अशोक कुमार ठाकुर का केस आता है भाई बनाम भारत सरकार 2008। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही बताया भाई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा हो सकता है भाई, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है भाई? चलो यहां तक क्लियर, तो आगे बढ़ाते हैं चीजों को और आगे देखते हैं। और हम बात करते हैं किसकी? आर्टिकल नंबर 16 की। आर्टिकल नंबर 16 आपको क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 16
इसकी हम बात करें भाई, इक्वलिटी ऑफ पब्लिक प्लानिंग, लोक नियोजन में समानता क्या है भाई? लोक लोक नियोजन में लोक नियोजन में समानता। अब सुनो ध्यान से भाई, लोक नियोजन में समानता कैसे हो सकती है? यानी कि राज्य के अधीन रहकर जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की बात करते हैं, पब्लिक प्लानिंग की बात करते हैं, इक्वलिटी, तो यहां पे जो पब्लिक प्लानिंग है डियर स्टूडेंट्स, इसकी हम बात करें, इसकी हम चर्चा यहां पे करें, तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो वहीं पर फिर वही सेम पॉइंट, किसी भी धर्म किसी भी धर्म जाति जन्म स्थान आदि के आधार पर आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता भाई। ठीक है, किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये यहां पे कार्य किया गया भाई। ठीक है जी। उसके बाद हम कुछ पॉइंटों की बात करें, जैसे पिछड़े वर्ग पर राज्य कैसे क्या कर सकता है भाई? कानून बना सकता है भाई। क्या कर सकता है? पिछड़े वर्ग पर जो राज्य है वो क्या कर सकता है भाई? कानून बना सकता है। आर्टिकल 16(4) आपको क्या कहता है? कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं भाई, सारे के सारे पॉइंट यहां पे नहीं लिखे जाते। ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम नोट करते हैं। जैसे आर्टिकल 16(4) की हम बात करें भाई, इसकी हम चर्चा करें, पिछड़े वर्ग पर राज्य कानून बना सकता है। पिछड़ा वर्ग पर पिछड़ा वर्ग पर राज्य कानून बना सकता है। क्लियर भाई? पिछड़े वर्ग पर राज्य कानून बना सकता है। प्रथम पिछड़े आयोग का गठन कब हुआ भाई? पहला पॉइंट, प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन 1953 में हुआ था भाई। ठीक है,
इसको इसको कालेकर कालेकर आयोग के नाम से जाना गया भाई। प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन, क्लियर भाई। उसके बाद हम आगे बढ़े भाई, 1979 के अंदर द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया भाई। दूसरा पिछड़ा पिछड़ा आयोग का उन्नीस सौ उनासी, ठीक है। बीपी मंडल के नाम पर इसका नाम मंडल आयोग रखा गया। बीपी मंडल के नाम पर मंडल आयोग नाम रखा गया भाई, ठीक है। क्लियर भाई यहां तक? आई होप, उम्मीद करता हूं यहां तक सब कुछ क्लियर होगा भाई। ठीक है जी। उसके बाद 1980 में मंडल आयोग ने रिपोर्ट पेश की भाई। उन्नीस सौ अस्सी में रिपोर्ट पेश की भाई। कब रिपोर्ट पेश की? 1980 के अंदर इन्होंने, ठीक है जी। और अब आगे बढ़ते हैं भाई। इसके अपने रिपोर्ट पेश की और इन्होंने आरक्षण की बात की गई भाई, ठीक है। क्या किया इन्होंने? आरक्षण की बात की गई भाई। कब बात की जाती है आरक्षण की? इस मंडल रिपोर्ट में क्या की गई भाई? आरक्षण की बात की गई। आरक्षण दिया जाएगा ये कहा इन्होंने। और कैसे आरक्षण दिया जाएगा जी? जाति के आधार पर। जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा जी, ठीक है जी। और क्या कर दिया गया भाई? एक गठन किया जाता है किसका? ओबीसी का। किसका गठन किया गया भाई? और इसके अंदर क्या किया गया? 3743 जातियां ली गई भाई। 3743 जाति यहां पर ली जाती हैं और इन सब को
इन सब को ओबीसी में शामिल करने की बात कही भाई, अदर बैकग्राउंड क्लास, इन सब को ओबीसी में शामिल करने की बात कही गई भाई। ठीक है, इन सब को ओबीसी में शामिल करने की बात की गई। ठीक है जी, और यहां पे हम बात करें 1990 में, देखिए ध्यान से, 1990 में वीपी सिंह ने किसने भाई, वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया भाई। मंडल आयोग की मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया। ठीक है जी, क्या कर दिया भाई, ठीक है जी। और इसके अंदर बात करें हम भाई, और जो वीपी सिंह थी ये गैर कांग्रेसी सरकार थी भाई, जो 1991 के अंदर क्या हो गई थी, गिर गई थी। इसके अंदर देखिए किस किस को कितना कोटा दिया गया। ओबीसी को 27% दिया गया भाई, हालांकि 50% से ज्यादा कोटा नहीं दिया जा सकता। एससी को कितना दिया गया भाई, 15%। और एसटी को कितना दिया गया जी, 7.5%। 15 और 7, 22, 22 और 27 कितने हो गए भाई, 42, 42 और 49.49%। ठीक है जी, हालांकि 49.49% ही क्या किया जा सकता है भाई, कोटा दिया जा सकता है, सॉरी 50% दिया जा सकता है। और यहां पे कितना हो गया भाई, ठीक है जी। उसके बाद चलो भाई आगे क्या किया गया भाई, 1991 की हम बात करें, पीवी नरसिंह राव के द्वारा, पीवी नरसिंह राव के द्वारा, ठीक है भाई, जो कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, ईबीसी को ऐड किया गया। ऐड किया गया। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बैकवर्ड क्लास, और इसको क्या किया गया भाई, 10% आरक्षण दे दिया गया। 50% से ज्यादा दे नहीं सकते, कितना दे दिया भाई, 10% दे दिया जी।
कितना दिया गया, 10% दिया गया जी। मामला क्या हो गया, गड़बड़ हो गया भाई, ये तो ऐसे तो दे ही नहीं सकते, है ना। तो ये कितना हो गया, 6049 पहले ही था, अब कितना हो गया, अब हो गया भाई 60%, जो कि क्या है, इलीगल है। जो कि क्या था भाई, इलीगल था। ठीक है जी। ठीक है भाई, ये ज्यादा नहीं पढ़ना भाई, देखो आरक्षण का मुद्दा पढ़ने लग गए तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसके अंदर सिर्फ एक चीज और पढ़ लीजिए। ठीक है, ये सारे काम होते गए, फिर क्या होता है भाई, एक संविधान संशोधन होता है, 77वां संविधान संशोधन। 77वां संविधान संशोधन कब, 1995। ठीक है जी। इसमें क्या किया गया, 16(4) आर्टिकल को ऐड किया गया भाई, 16(4) को ऐड किया गया, और इसमें कहा कि राज्य अगर चाहे तो आरक्षण दे सकता है, राज्य अगर चाहे तो आरक्षण दे सकता है। क्लियर भाई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप, उम्मीद आशा करता हूं यहां तक सब क्लियर होगा। उसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 18 रहता है भाई अस्पृश्यता का। इसमें भी काफी सारे केसेस वगैरह पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद फिर लास्ट में हम 2-3 पॉइंट आरक्षण रिलेटेड भी पढ़ेंगे, क्या आरक्षण देना सही है या गलत है, तो 2-3 चीज और हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। और एक फिर 81वां संविधान संशोधन भी पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में आर्टिकल नंबर 16, 17 और 18 पूरा करने का कार्य करेंगे। तो आई होप, उम्मीद करता हूं यहां तक सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, सारी चीजें आपकी क्लियर भी होंगी। किसी भी प्रकार का कोई डाउट वाउट है तो एक बार पूछ लीजिए भाई, फटाफट से कमेंट कर दें मेरे प्यारे बच्चों। देन उसके बाद फिर हम आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देंगे। एक बार फटाफट से कमेंट करें भाई, जो जो बच्चा लाइव है कमेंट करके बताए मेरे को। क्लियर है भाई यहां तक? चलो भाई, तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। डेली इसी टाइम पे लगभग आपकी क्लास होगी भाई ये, ठीक है, 12 बजे डेली की। चलिए भाई, आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, कल फिर